आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद दानियाल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज की तरफ बढ़े हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमने एमसीक्यूज़ वाले जो पोर्शन है उसको पहले सॉल्व करना है। तो आए बेटा इसको स्टडी करते हैं और मैं आपको इसकी मार्किंग करवा देता हूँ विद रीज़न। ठीक है, तो आए बेटा कहता है कि 6.1 की एमसीक्यूज़ के अंदर कहता है कि ए वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट if the diameter of the wire is reduced to half of its previous value the extension will become। बेटा कहता क्या है, पहले आपको सवाल को समझना है। कहता है कि एक वायर है, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, जब उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, ये जो बेटा लिखा हुआ है ना, ये जो वेट है इसको कहते हैं फोर्स। तो कहता है जब उसके ऊपर फोर्स लगती है तो वायर स्ट्रेच हो जाती है। तो कहता है कि जब स्ट्रेच होती है तो उस वायर की स्ट्रेचिंग की वजह से वायर का जो डायमीटर होता है वो हो जाता है कम। तो जब डायमीटर बेटा कम होता है तो कहता है कि वो रिड्यूस होके कहाँ पे चला जाता है, हाफ हो जाता है। मतलब अगर फुल डायमीटर था तो उसका हाफ हो जाता है, यानी कि अगर डायमीटर की वैल्यू फ़र्ज़ कर लें कि 1 सेंटीमीटर थी तो वो 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी प्रीवियस वैल्यू से। प्रीवियस वैल्यू मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी। द एक्सटेंशन विल बिकम। तो आए बेटा इसका मैं आपको आंसर विद रीज़न देता हूँ आपको यहाँ से। बेटा ये आपके पास मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपके इसकी विद रीज़न आपको आंसर यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो बेटा कहता है कि 6.1 के अंदर एक्सटेंशन इन अ वायर। बेटा आपकी बुक के अंदर ये वाला फार्मूला नहीं मेंशन, ठीक है। तो आपने साथ मेंशन कर लेना है एसएमसीक्यूज़ के लिए कि जब भी किसी भी वायर के अंदर एक्सटेंशन होती है ना, तो उसके लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है वो ये होता है। तो बेटा ये क्या है, डेल्टा एल होता है चेंज इन लेंथ। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, एल का मतलब लेंथ। जो ओरिजिनल लेंथ के अंदर जो चेंज आती है ना, जब आप उसको खींचते हो या उसको कंप्रेस करते हो या उसको एलोंगेशन जब उसके अंदर होती है या उसके अंदर कंप्रेशन डेवलप होती है तो उसके अंदर एक चेंज आ जाती है, तो वो चेंज होता है डेल्टा। तो बेटा इसका ये फार्मूला होता है एफ़ को, यानी कि फोर्स को मल्टीप्लाई करवा दें आप टोटल लेंथ के साथ और डिवाइड करें टोटल एरिया के साथ और साथ उसके अंदर जितनी स्ट्रेचिंग होती है। अब यहाँ पे हमारा केस है डायमीटर के साथ। तो बेटा डायमीटर का फार्मूला आपको जो पता है कि सर्कल बनता है, जब सर्कल बनता है तो सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, वो ये फार्मूला होता है पाई आर स्केयर। अब चूंकि यहाँ पे एरिया है तो यहाँ पे हमने पाई आर स्केयर के साथ इसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो बेटा ये देखें, अब डायमीटर उसने कहा है कि स्टार्ट में जो डायमीटर है वो है टोटल का ना, टोटल का जब हाफ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर डायमीटर स्टार्ट में हाफ होता है तो जाहिर सी बात है फिर बेटा उसका रेडियस भी हाफ हो जाएगा। तो बेटा जब रेडियस हाफ होगा तो इस वाले फार्मूले में आर के स्केयर के अंदर वैल्यू पुट करेंगे आप, तो 1/r बन जाएगा और ऊपर होल स्केयर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, जब इसको सोल्व करेंगे स्केयर से तो 1/4 आ जाएगा। तो यानी कि 1/4 यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे इस एरिया के अंदर यहाँ पे 1/4 पुट करेंगे तो 4 चूँकि डिनोमिनेटर में है तो 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 4 टाइम उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा आपने जो इसका आंसर लिखना है वो क्या हो जाएगा आपको, 4 टाइम्स। आपने इसको क्या नाम देना है, 4 टाइम्स इसका आंसर है ये वाला, डी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आगे बेटा 6.2 के अंदर आप देखें कि 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर स्ट्रेच बाय द सेम लोड। ठीक है, एक सेम लोड है उसके ज़रिए से आपने एक सेम मटेरियल की 4 वायर्स हैं वो आपने ली और उसके नीचे आपने लोड भी उनके नीचे लगा दिया। लोड मतलब यहाँ पे उनके नीचे एक ऐसा वेट नीचे लगा दिया जो कि उनको नीचे की तरफ खींच रहे हैं। देयर डायमेंशंस आर गिवन बिलो। अब ये उनकी डायमेंशंस का मतलब होता है उनकी लेंथ वगैरह और डायमीटर वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको बोलते हैं डायमेंशंस। विच ऑफ देम विल इलोंगेट मोस्ट। कहता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा इलोंगेशन कौन करेगा। इलोंगेशन का बेटा मतलब होता है कौन सा ऐसा मटेरियल जो होगा ये 4 वायर्स में से वो सबसे ज़्यादा उसको खिंचाव पैदा होगा, उसके अंदर एक तनाव पैदा हो जाएगा उसके अंदर। तो बेटा ये मैंने आपके साथ रीज़न यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट की है, ये ज़रा चेक करें सबके। ये चारों ऑप्शंस की मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इस फार्मूले के अंदर आपने पुट करने हैं। वो जो ऊपर आपको मैंने ये फार्मूला नहीं दिखाया इलोंगेशन वायर्स के अंदर, ये वाली ये यही फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो बेटा ज़रा देखें, नोट डाउन करें। तो यहाँ पे इलोंगेशन का फार्मूला है चेंज इन लेंथ की प्रोपोर्शनलिटी है किसके साथ, लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया के साथ। चूँकि हमारे केस के अंदर बेटा ये देखें लेंथ का एक ऑप्शन है और दूसरा डायमीटर का ऑप्शन है। डायमीटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया से रिप्रेजेंट किया जाएगा ना। तो और एरिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई आर स्केयर के फार्मूले से, जो कि अभी आपको मैंने ऊपर ये दिखाया ये वाला, ये देखें पाई आर स्केयर। तो यहाँ पे पाई आर स्केयर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रेडियस का एरिया आ जाएगा। तो आए बेटा कहता है कि सबसे पहले आप इसकी लेंथ देखें। पहले की लेंथ कहता है 1 मीटर, डायमीटर इसका 1 मिलीमीटर है। तो बेटा आपने इसी फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, ये वाली देखें। चूँकि एरिया का ताल्लुक किसके साथ है, यहाँ पे डायमीटर के साथ,
अब जब डायमीटर के साथ तल्लक है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसके डिनोमिनेटर के अंदर डायमीटर के साथ यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब चूँकि सवाल में डायमीटर दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे 1 मीटर ही लेंथ है और 1 मीटर ही हमारा डायमीटर था, तो ये हमने वैल्यू पुट करके तो ये हमारा आंसर आता है 1। इसी तरीके की अगले वाले जो बी ऑप्शन था उसकी वैल्यू पुट की, बी की लेंथ 2 थी, डायमीटर इसका 2 था, वो हमने यहाँ पे पुट किया तो उसको वैल्यू को सोल्व करके तो 0.55। इसी तरीके की सी वाले को पुट किया तो 0.33 आया। अगले के डी ऑप्शन को पुट किया तो सबसे पहले क्या आया 16। तो बेटा आप आंसर चेक करें, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद सबसे मैक्सिमम आंसर बेटा किसका आया, डी ऑप्शन का। तो डी इज़ द बेटा बेस्ट ऑप्शन। ठीक है जी, इसको टिक लगा लें आप। मैं आपको यहाँ भी मार्क करवा देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से इसको डी को टिक कर लीजिए। आगे 6.3 के अंदर बेटा देखें, 2 मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया 2 एंड 3 स्क्वायर मीटर्स आर प्लेस्ड इन अ लिक्विड। कि आपके पास 2 मेटल की प्लेटें हैं, एक का एरिया 2 है, दूसरे का 3 स्क्वायर मीटर है, यानी कि एक का 2 स्क्वायर मीटर है, दूसरे का 3 स्क्वायर मीटर, और प्लेस्ड इन अ लिक्विड एट द सेम डेप्थ। आपने उनको एक ही लिक्विड के अंदर रखा है, सेम लिक्विड के अंदर, और उनकी गहराई भी दोनों की सेम है। द रेशो ऑफ द प्रेशर ऑन द 2 प्लेट्स, आप बताएं कि इन दोनों की प्लेट्स के ऊपर रेशो कितनी बनती है। रेशो मतलब इन दो एरियाज़ के दरमियान रेशो हमने निकालनी है। तो बेटा इंतहाई आसान है, यहाँ मैं आपको विद रीज़न आपको ये सवाल बताता हूँ। ये बेटा मैंने इसकी रीज़न यहाँ पे लिखी है कि आपने बेटा एक टॉपिक पढ़ा था ना, प्रेशर इन लिक्विड वाला, तो उसके अंदर बेटा आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो क्या होती है बेटा, ये डेंसिटी होती है किसी भी लिक्विड की, जी क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, एच क्या होता है हाइट ऑफ द डेप्थ। वो कितनी आपकी नीचे गहराई पे जा रहे हो, ये वो सरफेस से लेके उस डेप्थ तक ये वो हाइट होती है। ये आपका प्रेशर इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज़ और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे तो ये एरिया है, तो हाँ क्या आपका मटेरियल के अंदर क्या इस फार्मूले में एरिया नज़र आ रहा है कहीं आपको? नहीं। तो इसका मतलब है ये प्रेशर डज़ नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। तो यहाँ पे मैंने आगे लिखा इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। सो रेशो आपके पास क्या रहेगी, 1:1 ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आनी। तो ए ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आगे बेटा 6.4 है। 6.4 में देखें, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज़ प्रोपोर्शनल टू। कहता है कि जो प्रेशर होता है कि जब किसी भी लिक्विड के अंदर जो प्रेशर लगता है किसी भी पॉइंट पर, तो क्या वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा आए, अभी आपने फार्मूला भी पढ़ा, यही वाला मैं आपको ये वाला फार्मूला बताता हूँ, ये वाला कि प्रेशर बेटा प्रोपोर्शनलिटी होती है उसके साथ, एक तो डेंसिटी के साथ, एक को तो ये जो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है जिसको आप जी के नाम से रिप्रेजेंट करते हो, और एच जो है डेप्थ होती है आपकी सरफेस, लिक्विड की सरफेस से लेके वहाँ तक पॉइंट जहाँ तक आपकी डेप्थ है, जहाँ पे मटेरियल आपका मौजूद है, ये वो हाइट होती है। इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें उसने दी हुई हैं, तो आपके मटेरियल के अंदर यानी कि जो MCQs है उसके अंदर तो यही तीनों चीज़ें ये लिखी हुई हैं। तो डी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन यानी कि ये तीनों की तीनों चीज़ें होंगी यहाँ पे हमारा आंसर डी ऑप्शन। तो आगे देखें 6.5 में, प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड। इनक्लोज्ड फ्लूइड का मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर फ्लूइड आपका डाला हुआ है आपने, लाइक अगर आपने किसी जग के अंदर आपने फ्लूइड डाला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप कहता है कि प्रेशर अप्लाइड होता है इनक्लोज्ड हुए फ्लूइड के ऊपर। तो बेटा ये भी मैंने आपके पास रीज़न से रिप्रेजेंट किया आपको कि जब भी किसी लिक्विड की जगह पे इनक्लोज हुआ होता है तो वहाँ पे किस टाइप का प्रेशर लगता है। तो बेटा वो तमाम साइडों पे इक्वली विदाउट एनी लॉस वो ट्रांसमिट होता है आपका प्रेशर जो होता है। तो ये मैंने लिखा बेटा इसका आंसर, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे आप प्रेशर अप्लाई करें इन एन इनक्लोज फ्लूइड, और वो पानी वहाँ पे इनक्लोज हुआ है, पानी अंदर आपने वो कैद किया हुआ है, ठीक है, तो आप ऊपर से क्या कर रहे हैं उसको प्रेशर लगा रहे हैं 1 पॉइंट से, इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड विदाउट लॉस, बगैर लॉस के वो फ्लूइड तमाम डायरेक्शंस में ट्रांसमिट हो जाएगा, चला जाएगा। तो बेटा ये मैंने आपके सामने डी ऑप्शन लिख दिया, तो ये आपका डी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन है कि तमाम आप तरफ क्या नाम है इक्वली ट्रांसमिट होगा। आगे 6.6 में देखें, द प्रिंसिपल ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस इज़ बेस्ड ऑन। बेटा हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है आपका, ये टॉपिक आपने पढ़ा था ना, ये किसकी एप्लीकेशन थी, ये थी बेटा पास्कल लॉ की, किसकी, पास्कल लॉ की ये एप्लीकेशन थी। तो यहाँ भी मैंने यहाँ लिख दिए आपकी विद रीज़न के अंदर, हाइड्रोलिक प्रेस वर्क ऑन पास्कल लॉ एंड इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है बेटा, तो ये आपने लिख देना है, मैंने आपको रीज़न के साथ आपको यहाँ पे बता दिया। आगे देखें, अगला ऑप्शन है 6.7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोसेसेस। कहता है जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, कंप्रेस का मतलब है दबाते हो अंदर की तरफ,
खींचते नहीं हो बल्कि दबाते हो, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोसेस, उसके अंदर किस चीज़ की कौन सी उसके अंदर बेटा पोटेंशियल आ जाएगी, कौन सी एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। बेटा सबसे पहले काइनेटिक तो है नहीं, पोटेंशियल है, इंटरनल भी नहीं है और हीट भी नहीं है, तो बेटा ये यहाँ पे कौन सी इसके पास आ जाती है, पोटेंशियल। तो यहाँ पे कंप्रेस स्प्रिंग स्टोर्स अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देता है, और वो भी कौन सी बेटा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मार्क की थी यहाँ पे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, इसको नोट डाउन करना है आप लोगों ने। ये चीज़, ये जो चीज़ है ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इस कलर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि नज़र भी आए। ये ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसने सिर्फ पोटेंशियल लिखा है, तो ये पूरा इसका बेटा एनर्जी जो स्टोर करता है वो होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोसेसेस, ये तो हमने लगा लिया ना। आगे देखें 6.8 में, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक सरफेस ऑफ द लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 40 सेंटीमीटर। तो कहता है कि एक फोर्स लग रही है किसी भी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल शेप है उसकी, उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, और फिर उसकी है जी 40 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब उसकी चौड़ाई, विथ है उसकी, ठीक है। द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज़ 100 किलो पास्कल। तो बेटा कहता है कि उसका एटमोस्फेरिक प्रेशर भी क्या है, 100 जो है ना उसका किलो पास्कल क्या है। तो बेटा ये फार्मूला आपने जस्ट पुट करना है प्रेशर का, फोर्स आपने अप्लाई उसने दी हुई है आपको, एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो फोर्स का फार्मूला बेटा आपको पता है क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एरिया, यानी कि वो जो आपके पास है ना यहाँ से आपको ये मिल जाएगी फोर्स। तो प्रेशर भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, तो आए इसकी वैल्यू पुट करें। प्रेशर था 100, आगे एरिया जो था वो आपको यहाँ पे इसने दिया हुआ था सेंटीमीटर में, ये देखा सेंटीमीटर में। अब बेटा चूंकि आपने एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका ये देखें ऐसा यूनिट में है ना, तो आपने यहाँ पे लेंथ की जो यूनिट्स हैं वो भी ऐसा यूनिट में ही लगानी है, तब आपके पास आंसर आएगा ये ऐसा यूनिट। ये देखें ना आपका आंसर भी ऐसा यूनिट में है, न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, ये देखें। तो बेटा ये आपका आंसर तभी आ सकता है जब आपकी लेंथ भी ऐसा यूनिट में होती है, तो सेंटीमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर ऐसा यूनिट होती है। तो इसको पहले आप क्या करेंगे, 50 को 100 पे डिवाइड करेंगे, 40 को भी 100 पे डिवाइड करेंगे। जब जो आंसर आ जाएगा उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आपके पास उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया आ जाएगा। जब रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया आ जाएगा तो हम वो एरिया यहाँ पे पुट कर देंगे। ये देखें, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट किया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया, एरिया आ गया, ये भी एरिया आ गया, और यहाँ पे प्रेशर 100 दिया हुआ है, और ये किलो की वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि उसने कहा था ना, ये उसने ये कहा था 100 किलो पास्कल। ये जो किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 होती है, या 1000 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। तो वैल्यू पुट करके तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टोटल टोटल जो आंसर आता है वो होता है 20 किलो न्यूटन का आंसर आया। तो ये आपको पास मैंने यहाँ पे मार्क करवा देता हूँ, ए ऑप्शन इज़ द बेटा बेस्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा जी, तो आगे बेटा चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में मैंने आपको फुली डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आए इसकी स्टडी करते हैं अब बेटा। तो बेटा सबसे पहले कहता है कि वाई हैवी एनिमल लाइक एन एलिफेंट हैव अ लार्ज एरिया ऑफ द फुट। बेटा इसका जवाब मैंने आपको आपके क्वेश्चन में भी दिया था जब हमने वहाँ पे पढ़ा था टॉपिक के अंदर, कि जब भी आपके पास वो प्रेशर वाला फार्मूला पड़ा था ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वहाँ पे मैंने इसका भी आपको आंसर दिया था। लेकिन आज मैं आपको विद रीज़न आपको यहाँ पे मैं डिटेल से बताता हूँ, आप लोगों ने ये लिख लेना है। आपको इंशाल्लाह पीडीएफ भी मिल जाएगा यहाँ पे, मैंने जहाँ पे ये सारी बना के लिखे हैं, ये मैंने ख़ुद से लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। तो वाई हैवी एनिमल्स लाइक एन एलिफेंट हैव ए लार्ज एरिया ऑफ द फुट। तो बेटा एलिफेंट्स का क्यों कहता है कि जब उसका उसकी जो फुट का है, उसका जो पाँव है, उसका एरिया बड़ा होता है, एरिया ज़्यादा वो घेरता है, तो ऐसा क्यों वो होता है, उसका इतना हैवी एनिमल है तो उसका वो इतना जो लार्ज एरिया है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट ऐसा पड़ता है। तो बेटा जाहिर सी बात है कि एलिफेंट से चूँकि उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होता है। मैंने उसके लिए आंसर लिखा है, तो एलिफेंट्स हैव लार्जर एरिया, फ्लैट फीट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। जब उसका पाँव बड़ा है तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़मीन के ऊपर जगह भी ज़्यादा घेरेगा अपनी पाँव की, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। इसका होता क्या है कि ये देखें बेटा, प्रेशर का और ये प्रेशर और ये एरिया, इन दोनों का आपस में बेटा क्या है, कौन सा रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे ना मैं आपके सामने एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। यहाँ पे
ये बेटा, अब बेटा आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, अब एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो यहाँ पे चूँकि उसका एरिया पाउंड का ज़्यादा है तो यहाँ पे उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि आपका एरिया और प्रेशर दोनों आपस में क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो मैंने कहा कि एंड पे मैंने लिखा प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द सिंकिंग इनटू सॉफ्ट सॉइल। अगर बेटा कहीं पे ऐसी नरम मिट्टी हुई ना, तो वहाँ पे वो अंदर में स्लिप नहीं हो सकता, सिंक नहीं हो सकता, अंदर धंस नहीं सकता। ये चीज़ उसको बचाती है। उसका ये जो बड़ा पाँव है, ये उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए बेनिफिट है, यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना। ये जस्ट उसके लिए आप आंसर लिखना और एंड पे ये एग्जांपल लिख दीजिएगा। दे आर वाइड, चूँकि वो बहुत चौड़े हैं। पैडेड फीट डिस्ट्रीब्यूट देयर इनॉर्मस वेट इफेक्टिवली, इसलिए वो इतना बड़ा जो उसका वज़न होता है, उसका वेट होता है, मैस होता है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी उसकी बॉडी में। तो जिसकी वजह से वो क्या नाम है, ईज़िली चल सकता है और अपने आप को संभाल सकता है। तो आगे देखें, वाई एनिमल्स लाइक डियर हु रन फास्ट हैव अ स्मॉल एरिया ऑफ द फुट। कहता है कि वाई एनिमल्स लाइक डियर। अब डियर क्या होते हैं, ये मैंने नीचे पिक्चर डाली, मैं आपको दिखाता हूँ। हु रन फास्ट हैव अ स्मॉल एरिया ऑफ द फुट, उसके एरिया, उसके जो पाँव का जो साइज़ होता है ना बेटा, वो बहुत छोटा होता है। तो कहता है कि वो इतने तेज़ कैसे चल सकते हैं। तो बेटा यहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई होना है। तो मैंने बेटा ये लिखा फास्ट रनिंग एनिमल, जिस तरह ये डियर है, उसका चूँकि स्मॉल होते हैं, उसकी फीट से होते हैं, वो बहुत स्मॉल होते हैं। अब ये हूव्ड क्या होते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। हूव्ड, उसके जो पंजे नहीं होते पाँव वाले, जो पंजे नीचे बने हुए होते हैं, वो उनको हूव्ड बोलते हैं। डैट मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। बेटा पहले, सबसे पहले तो ये पिक्चर देखें ना, ये इसको बोलते हैं डियर, ठीक है। और ये जो हूव्ड वाला लफ्ज़ बोल रहा है ना, वो ये होते हैं। ये मैंने आपके सामने पिक्चर शो की है, ये वाले बेटा, ये वाले जो है ना, इसकी ये ब्लैक ब्लैक आपको पाँव जो है नज़र आ रहे हैं। अब ये तो डियर है, ये तो हर आप देखें ख़ास तौर पे घोड़े के भी होते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से ये उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है। ये इनके ना साइज़ इनका कम होता है, छोटे होते हैं, तो इसलिए कि इस तरीके से ये असली फ़ौरन फास्टली मूव कर सकते हैं, भाग सकते हैं। तो कहता है कि कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड दिस स्मॉल एरिया क्रिएट्स द हाई प्रेशर। अब चूँकि यहाँ भी मैं वही ये फार्मूला अप्लाई करूँगा जो कि अभी आपको दिखाया है, यही वाला। अब बेटा यहाँ पे देखें, एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा। जब प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो इसकी ग्रिप मिट्टी के अंदर ना बहुत अच्छी ग्रिप बनती है अंदर, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगाता है। प्रेशर ज़्यादा लगता है तो क्या होता है कि इसका वो जो मिट्टी के अंदर धंसना होता है ना, वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसके लिए ग्रिप बहुत अच्छी बनती है। दिस स्मॉल एरिया क्रिएट हाई प्रेशर अलोइंग देयर शार्प हूव्स टू डिग इनटू द सॉइल फॉर द बेटर ग्रिप वाइल रनिंग एट हाई स्पीड। अगर ये हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो ये बेटर ग्रिप बनाता है अपनी सॉइल के अंदर। तो बस ये आपने लिख देना है जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया है ना, ये इंशाल्लाह बेटा आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है आपको, ठीक है। तो आगे देखें अगला सवाल, वाई इज़ इट पेनफुल टू वॉक बेयर फुट ऑन द पेबल्स। कहता है कि अगर एक पेबल्स हैं, छोटे छोटे किंकर्स हैं, जो आप देखें ना, ये बजरी होती है जो, उसमें जब आप ऊपर पाँव रखते हैं तो वो आपको एक तकलीफ़ देती है, आपके लिए वेरी पेनफुल होता है वो। ऐसा क्यों होता है बेटा? मैंने उसके लिए आंसर लिखा कि वॉकिंग बेयर फुट ऑन द पेबल इज़ पेनफुल बिकॉज द स्मॉल शार्प सरफेस ज़्यादा पेबल्स है वेरी स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया विद योर फीट। क्या मतलब बेटा? चूँकि आपकी सरफेस बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, आपके जो पत्थर हैं उनकी जो शार्प, आगे देखें ना बीच में कॉर्नर्स बने होते हैं, मतलब ये शार्प है, मैंने यहाँ पे इसलिए ये लिखा, शार्प सरफेस उसकी बनी हुई होती हैं, बड़ी नोकें बनी हुई होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो आपके, चूँकि उसका एरिया आपकी बॉडी के साथ क्या है, कम। जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा। यहाँ भी वही मैंने बात की है, यहाँ पे मैंने पूरे वर्ड्स में बात की है, यहाँ भी मैं आपके लिए वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ये वाला, यहीं भी ये वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। क्योंकि अब एरिया यहाँ पे कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जो प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो आपके अंदर यानी कि घुसने की कोशिश करते हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर पिंच होने की कोशिश करते हैं, तो आपको पेन होती है आपकी बॉडी के अंदर, पाँव में। दिस रिजल्ट इन अ वेरी हाई प्रेशर ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ योर फुट एक्सीडिंग द पेन। इस तरीके से आपका पेन एक्सीड हो जाता है, ठीक है। और आगे ख़ास और पॉइंट्स के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है वहाँ पे, और वो आपकी बॉडी के अंदर एक निशान भी बन जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपने क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आगे देखें, स्टेट पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है, गिव एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। बेटा ये हमने अपने टॉपिक के अंदर ही पढ़ा था और वही मैंने डेफिनेशन यहाँ भी आपको लिख दी है।
जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड विदाउट लॉस। वहाँ भी हमने यही पढ़ी थी डेफिनेशन, वही यहाँ भी मैंने वही लिख दी है, ताकि क्योंकि आप लोगों ने वही पढ़ी थी तो मैंने यहाँ भी वही लिख दी है कि कहता है कि जब एक पॉइंट इनक्लोज्ड हुआ फ्लूइड है, कोई एक कंटेनर है, वेसल है, उसके अंदर आपने पानी डाला हुआ है, तो आप ऊपर से क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वो प्रेशर तमाम डायरेक्शंस के अंदर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है विदाउट एनी लॉस। ठीक है, तो आगे देखें इसके लिए कॉमन एप्लीकेशंस। बेटा मैंने यहाँ पे, उसने एक कही थी तो मैंने यहाँ पे तीन लिख दी हैं। एक होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिससे आप चीज़ों को उठाते हो, जैसे कि कार शोरूम के अंदर आप होता है, कार्स वगैरह की कार को जब आप कर रहे होते हो, उसकी रिपेयरिंग वगैरह कर रहे होते हो, तो वहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस कौन सी होती हैं, जहाँ पे आप कॉटन की मशीन्स होती हैं, ये मैंने आपको टॉपिक के अंदर बताया था और ये पूरी डिटेल से विद डिटेल आपको बात की थी मैंने। तो वहाँ पे आप हाइड्रोलिक प्रेस को यूज़ करते हो। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपकी गाड़ियों की ब्रेक्स के अंदर आपका इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो इन तीनों में से बेटा आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ ए सॉलिड। कोई भी एक सॉलिड है उसकी इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है बेटा। एक सॉलिड की जो इलास्टिक, सॉलिड मीन टू से यहाँ पे रबड़ हो गई ना, मैंने आपके सामने ये एग्जांपल भी नीचे लिखी है, आए स्टडी करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ ए सॉलिड इज इट्स प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द डीफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। क्या मतलब, कहते हैं कि जब एक सॉलिड है, जब आप उसको उसके अंदर एक फोर्स ऊपर लगाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स आप प्रोवाइड करते हो, तो उसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाती है, उसका साइज़ भी चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब आप विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर रह के आप उस बॉडी को क्या करते हो, उसके ऊपर जो डिफॉर्मिंग फोर्स आपने अप्लाई की हुई थी, जब आप उसको छोड़ते हो, रिलीज़ करते हो, तो वो बॉडी अपनी असली पोजीशन के अंदर वापस आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ आपके लिए, यहाँ पे इसे कर देते हैं, रेड बेहतर रहेगा। तो बेटा आप देखें, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये रबड़ है, रबड़ स्ट्रेचेज व्हेन पुल्ड बट रिटर्न टूवर्ड्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन रिलीज डिमॉन्स्ट्रेटिंग इलास्टिसिटी। रबड़ के ऊपर आप बेटा ये इंतहाई जब फोर्स अपनी अप्लाई करते हो, तो आप देखते हैं कि वो छोड़ते हो आप अपनी, उसके ऊपर जो आपने फोर्स उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई होती है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को इख्तियार कर लेती है। तो यही आपके पास इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है इन सॉलिड्स के अंदर। ठीक है बेटा, तो आपने यही जस्ट लिख देना है जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इससे ज़्यादा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 2 नंबर कम्प्लीटली मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखें, व्हाट इज़ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या चीज़ है, आपकी बुक का 6.6 क्वेश्चन है शॉर्ट। डज एन ऑब्जेक्ट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। क्या आप अपने ऑब्जेक्ट को एक इलास्टिक लिमिट से बाहर लेके जाएं तो क्या उसकी वो आपका ऑब्जेक्ट इलास्टिक रहेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। तो आए बेटा, हुक्स लॉ पहले डिफाइन करते हैं, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है बेटा, विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब बात आती है कि इलास्टिक लिमिट होती क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब बेटा, ये देखें मैंने आपके लिए नीचे ग्राफ भी यहाँ पे मेंशन किया। ये आपके पास यहाँ पे फोर्स लग रही है और इस तरीके से एक्सटेंशन होती चली जा रही है, जैसे जैसे आप फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर फोर्स लगाते जा रहे हैं, तो उसके अंदर एक्सटेंशन होती जा रही है, होती जा रही है। तो एक ख़ास पॉइंट आता है, ये वाला जो रेड कलर का एक पॉइंट है, जिसको बोलते हैं हम, ये इसको नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट का। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, इलास्टिक लिमिट का। तो कहता है इस वाले यहाँ से, इस पॉइंट से लेके यहाँ रेड पॉइंट तक, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ठीक है, इसके अंदर अगर आपने अपनी बॉडी को रिलीज़ किया उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो आपकी बॉडी ओरिजिनल शेप जो उसकी ओरिजिनल थी, उसका जो साइज़ था, वो दोबारा रीगेन कर लेगी। तो वही बात की है, विद द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेन इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस। वो जो आपने स्ट्रेस अप्लाई की हुई है, आपकी बॉडी उसके अंदर स्ट्रेन जो उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। अब बात आती है व्हाट इज स्ट्रेन बेटा, तो बेटा स्ट्रेन वो है जब भी आप किसी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं ना, तो उसके अंदर जो बेटा चेंज आता है, दैट चेंज इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, वो जो मिसाल देता हूँ आपको, आपने एक बॉल ली है और एक बॉल को स्क्वीज़ किया है, स्क्वीज़ करने से उसकी ओरिजिनल शेप आपने बिगाड़ दी है। अब उसके अंदर जो जितना एरिया बचा है ना, इसकी मेजरमेंट को आप क्या बोलते हो, स्ट्रेन। ठीक है, इसको जो आप मेजर करोगे ना, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेन। तो कहता है कि स्ट्रेन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी अप्लाइड स्ट्रेस के साथ। नो एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड टू इट्स इलास्टिक लिमिट। क्या मतलब, ये एक सेंट्रल पॉइंट आपको रेड पॉइंट नज़र आ रहा है, इस इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट से आप ऊपर जाते गए ना,
तो बेटा अब आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो इलास्टिक लिमिट्स के अंदर नहीं रहा, बल्कि उससे बाहर हो गया। अब आपका मटेरियल अपनी असली पोजीशन के ऊपर वापस नहीं आएगा। इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी का प्रोसेस। ठीक है। बियॉन्ड दिस लिमिट पॉइंट द मटेरियल अंडरगोस परमानेंट डिफॉर्मेशन। उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, अब दोबारा वो अपनी स्टी शेप में नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या एक और नाम भी इसको बेटा देते हैं, प्लास्टिसिटी का नाम देते हैं। ठीक है। एंड विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो अपनी की दोबारा वो असली शेप इख्तियार जो है वो नहीं करेगा। आगे सवाल की तरफ आए बेटा। अगले में हमने लिखा डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स में और प्रेशर में क्या फ़र्क है बेटा? फोर्स होती है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हो, तो यही डेफिनेशन होती है फोर्स की। इन शॉर्ट वर्ड, इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स के अंदर यही इसकी डेफिनेशन है। लेकिन उसकी अपोजिट अगर देखें प्रेशर क्या होती है, प्रेशर ये होता है बेटा किसी भी आप एक एरिया पे फोर्स लगा रहे हो, तो आप उसको क्या नाम देते हो? प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसका फार्मूला होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आपका पी से प्रेशर, एफ से फोर्स, ए से एरिया। ठीक है। ये आपने डिफरेंस इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी है। फिर मैंने उसकी एसआई यूनिट्स अलहदा से लिखी हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। पास्कल। डिपेंडेंस ऑन द एरिया। अब चूंकि फोर्स, चूंकि ये देखें इसके फार्मूले में एरिया आपको कहीं नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो फोर्स डिपेंड नहीं करती एरिया पे। लेकिन प्रेशर जो होता है उसके अंदर बेटा आपको एक फोर्स डिपेंड नज़र आ रही है और एरिया नज़र आ रहा है। तो फोर्स प्रेशर जो होता है वो एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये इनमें मेन डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आगे देखें पुशिंग, लेकिन कौन से डिपेंडेंट है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से ये डिपेंडेंट है। आगे एग्जांपल है, जब आप पुश करते हो एक वॉल को, तो आप क्या कर लगा रहे होते हो? एक फोर्स लगा रहे होते हो। तो शार्पिंग नाइफ कट्स इजीली ड्यू टू हाई प्रेशर ऑन इट्स एज। मिसाल तौर पे आपने किसी चीज़ को कट किया, लाइक एप्पल को आप कट करते हो किसी नाइफ के थ्रू, तो वो जो उसकी नोक है ना, जो आपका इसका शार्प एज बना हुआ है, उसके ऊपर क्या लगता है? हाई प्रेशर। वो जो वही आपके पास सबब बनता है आपकी जो एप्पल को कट करने में। ठीक है बेटा। आगे देखें, हमारे पास एक और 6.8 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। कहते एक लिक्विड प्रेशर का और लिक्विड की जो गहराई है, डेप्थ है, उसका क्या आपस में रिलेशनशिप है? तो बेटा इंतहाई आसान क्वेश्चन। तो मैंने इसका लिखा कि लिक्विड प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। आपका लिक्विड प्रेशर बेटा वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड की डेप्थ पे। मसलन आप जितना गहराई पे जाते जाएंगे ना, जितनी आपकी लिक्विड की गहराई बढ़ती चली जाएगी, डेप्थ बढ़ता चला जाएगा आपका यहाँ पे। तो बेटा तो आपका फिर क्या होगा यहाँ पे? मैं आपको यहाँ पे दोबारा मेंशन ऊपर चला गया यहाँ पे। तो ये जो डेप्थ है ना, इसको हम एक तो मार्क भी कर लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे ना ये चीज़, तो लिक्विड प्रेशर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड की डेप्थ के साथ। जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हमने एक बेटा ये देखें प्रेशर का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा। इसमें क्या कह रहा है कि आपका ये जो प्रेशर है ये डिपेंड करता है जी रो और एच पे, इन तीन चीज़ों पे बस। तो एच वही तो है ना डेप्थ, ये बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। द प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ बिकॉज द वेट ऑफ द लिक्विड अबव इंक्रीजेज। जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज होगा डेप्थ के साथ साथ उसकी एच बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। द वेट ऑफ द लिक्विड अबव इंक्रीजेज, तो वहाँ पे वेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना, प्रेशर डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर। ये देखें अभी मैंने आपको प्रेशर का फार्मूला ये देखें, हमने प्रेशर का क्या फार्मूला पढ़ा? ये फोर्स पर यूनिट एरिया। अब वहाँ से उसका प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर जब बढ़ा तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बेटा बढ़ जाना है? फोर्स बढ़ जानी है। फोर्स को ही तो आप क्या नाम देते हैं? वेट। किसका वेट? पानी का वेट। वो बढ़ जाएगी, पानी का फोर्स बढ़ेगी तो मतलब उसका वेट बढ़ जाएगा। तो एज गिवन बाय द फार्मूला पी इज इक्वल टू रो एच जी भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हो, तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ वाई डैम वाल्स आर थिकर एट द बॉटम। तो मैंने इसकी फिर एक छोटी सी एग्जांपल भी डाल दी कि यही वजह है कि जो आपकी जो डैम्स नहीं होते बेटा, उसकी जो नीचे वाली जो सरफेस होती है जहाँ से उसके लिए एक दीवारें बिल्ड की हुई होती हैं, ताकि पानी जो है वो आपका सेफ़ रहे, प्रिवेंट रहे, किसी बाहर जो एरिया हैं लोगों की ज़मीनें हैं उनको ख़राब ना करे। तो उसकी जो नीचे से थिकनेस होती है ना, वो जो दीवारें बनाई जाती हैं ऊंची ऊंची, तो उसकी जो नीचे से गहराई बनाई जाती है ना, बॉटम सरफेस होती हैं वो बहुत उनकी उनको
थिकनेस उनकी बहुत ज़्यादा रखी जाती है ताकि वो पानी जब प्रेशर लगाए तो वो ताकि दीवार टूटे नहीं। ठीक है, तो आगे देखें बेटा, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर। तो बेटा इंतहाई आसान है। कहता है कि से पहले तो सवाल समझे ना, कहता है कि आप बेसिक प्रिंसिपल बताएं क्या मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बाय सिंपल मर्करी बैरोमीटर के लिए। तो बेटा क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द मर्करी इन द रेजरवायर बैलेंसेस एंड द बैलेंसेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मर्करी कॉलम इन द ट्यूब। क्या कहना चाह रहा है बेटा, आपका जो मर्करी है ना, एक रेजरवायर, रेजरवायर क्या होता है बेटा, जिसके अंदर आपका मर्करी पड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर आपका मर्करी जो होता है वो उस फ्लूइड के अंदर यहाँ पे शामिल होता है। ये मैंने आपके लिए पिक्चर भी एक बनाई है यहाँ पे, ज़रा इसके अंदर मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये बेटा देखें, ये है आपकी वेसल, इसके अंदर ये आपको पास ये बेटा ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना ग्रे ग्रे सी, ये वाली, दिस इज़ द मरकरी। ये मरकरी है आपका और ये है वेसल। इस वेसल के अंदर आपके पास क्या पड़ा है बेटा, आपके पास मरकरी मौजूद है। तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब बेटा जैसे ही ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ना, तो मरकरी भी अंदर जो है, मरकरी का ये जो कॉलम है ना, ये वाला, यही भी ये भी अपने अंदर इन साइड से एक प्रेशर लगा रहा होता है अपनी वाल्स के साथ। तो ये दोनों प्रेशर क्या रहते हैं, बैलेंस। तो जब बैलेंस रहते हैं तो ये आपके पास क्या नाम है, वो आगे से मूव नहीं करता, उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है। द हाइट ऑफ दिस मर्करी कॉलम इज़ अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट लोकेशन। कहता है कि यही मर्करी कॉलम की वो मेन हाइट होती है ना, जब एक तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा हो और ये खुद भी अंदर से प्रेशर लगा रहा हो, तो यहाँ पे वो रह जाता है बैलेंस। जब बैलेंस रहता है तो यहाँ से दे देखें, ये बेटा एक स्केल लगी हुई है बीच में, ये स्केल लगी हुई होती है। इस स्केल के थ्रू हम इसकी हाइट को मेजर कर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि अब ये वाला है ना, तो इसकी सामने आगे बिल्कुल इस वाले पॉइंट के ऊपर हम इसकी हाइट को मेजर कर लेते हैं कि हाँ जी, कि अब आपका मरकरी का जो कॉलम है उसकी हाइट है वो कितनी है। तो ये इस तरीके से बेटा ये सिंपल मरकरी बैरोमीटर होता है जिसके ज़रिए से हम उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। तो आगे देखें बेटा, 6.10 के अंदर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। तो बेटा ये हमने लास्ट टाइम अपने टॉपिक्स के अंदर भी पढ़ा था, लॉन्ग टॉपिक के अंदर भी, तो यहाँ भी दोबारा हम पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑपरेट करता है पास्कल लॉ पे। क्यों? क्योंकि ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है। कहता है कि when the driver when presses the brake pedal, pressure is applied to the brake fluid which is present in the master cylinder piston, which is transmitted equally to all brake pistons at the wheels, causing the brake pads to clamp onto the disc and stop the vehicle। तो बेटा ये देखिए मैंने आपके लिए सामने एक पिक्चर भी डाली। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से इस पॉइंट से आपके पास ब्रेक लगती है, तो जैसे ही पिस्टन अंदर जाता है, आपका फ्लूइड जो है अंदर जाके उसके ऊपर एक प्रेशर लगता है। तो ये देखिए जैसे ही अंदर जा रहा, तो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये उसको प्रेस करता है, तो लिक्विड यहाँ से बेटा अभी देखें यहाँ से ऐसे मूव करेगा, ये लिक्विड आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ से आगे ट्रांसमिट होता है, तो इन पैड्स को आगे प्रेस करता है, और ये जो डिस्क लगी हुई है इसको प्रेस करता है। ये डिस्क चल रही होती है तो इसको ये प्रेस करता है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होती है। जब फ्रिक्शन होती है तो आपकी ये जो डिस्क है ब्रेक, ये इसको टायर को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि ये टायर, ये बेटा टायर नहीं है, ये टायर के साथ डिस्क होती है, वो उस डिस्क को रोकने की कोशिश करता है। इस तरीके से आपकी ब्रेक यहाँ पे अप्लाई होती है। तो बेटा ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस की तरफ भी जाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करते हैं। तो बेटा अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।